नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, दो डिटेल स्टोरीज लेके और कुछ मुख्तसर स्टोरीज लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले जो आपको बताएंगे वो बताएंगे मुख्तसर स्टोरीज, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देता जाऊं कि जो डिटेल स्टोरीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं कौन सी। और वो दोनों स्टोरीज ऐसी हैं कि जिन्होंने इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ठीक ठाक किस्म की, वो कहते हैं ना, वो एक्साइटमेंट पैदा की हुई है। तो सबसे पहली स्टोरी जो आपको बताएंगे वो ये जी कि भारत में आग लगा दी है पाकिस्तान के एयर चीफ ने। जी कैसे लगाई है ये डिटेल्स आपको बताएंगे। पहली दफा हमारे एयर चीफ ने इतनी खुल के बात की है और जिस तरह से किया, जो जो बताया है वो आप जरा डिटेल से जानिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और नेक्स्ट स्टोरी जो हम आपको डिटेल से बताएंगे जी, वो है जी कि सीडीएफ का जो नोटिफिकेशन है, इसका प्रॉब्लम है क्या, ये किया नहीं जा रहा, कोई दरमियान में असल वजह है क्या, मसला क्या है, डिटेल क्या है, स्पेकुलेशन हद से ज्यादा हो रही है। इवन के मतलब मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा कि ऐसी ऐसी मनहूस किस्म की बातें की जा रही हैं एक स्पेसिफिक पार्टी की तरफ से, आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि कोई इस हद तक भी मेंटली जा सकता है। बहरहाल अभी हम चलते हैं सबसे पहले अपनी उन स्टोरीज की तरफ जिन्हें हम मुख्तसर कह रहे हैं। तो बैरिस्टर गौहर जो हैं वो हीरो साबित हो गए हैं पीटीआई के लिए। किस तरह से साबित हुए हैं ये डिटेल से जान अच्छा, ये बैरिस्टर गौहर साहब जो है, इन्होंने बेसिकली ये सारा मामला तय करवाया था गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। और जब सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया कि मैं इस्लामाबाद जलगार करूंगा, सारे एमपीएस एमएनए से उन्होंने कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, पंजाब के, उन्होंने कहा ठीक है आप अपने घरों में रहें, लेकिन जो मेरे सूबे के अंदर हैं वो तो डेफिनेटली इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। तो एमपीएस और एमएनए को पता था यहाँ फेंटा बड़ा पड़ेगा, कुछ 26 नवंबर जैसा मामला दोबारा हो सकता है और गवर्नमेंट सीधी होगी, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट भी। और सीधा उन्होंने मैसेज दे दिया कि तू आ तो सही इधर। तो उससे फिर उन्हें अंदाजा हुआ कि काम बहुत ज़्यादा खराब है और ये हमारे लोग गिरफ्तार भी हो जाएंगे, और पहले इतने लोग डिस्क्वालीफाई हो गए तो बाकी भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और हमें नुकसान होगा। बैरिस्टर गौहर देखें, आप इख्तलाफ उनसे कर सकते हैं, लेकिन वो बड़े डिसेंट आदमी हैं गौहर साहब, और समझदार भी हैं। इसलिए वो आज तक उन्होंने कोई ऐसी जगह पे पाँव नहीं रखा जो बहुत ज़्यादा गीली हो और ये कि वो गिरफ्तारी हो जाए, अंदर ही हो जाए। और सिर्फ इसीलिए इमरान खान साहब इनके खिलाफ भी हैं। इमरान खान साहब को ये फील होता है कि मेरा जो चेयरमैन है वो मेरे लिए लड़ नहीं रहा, जबकि चेयरमैन अकल की बात कर रहा है। और अकल की बात जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है अकल की बात नहीं करने। और वहाँ तो सेल अफरीदी जैसे लोग चाहिए होते हैं जो कहेंगे ठीक है अपना सर भी फाड़ देंगे, दूसरे का फाड़ देंगे, दूसरे का फटे ना पड़े अपना जरूर फाड़ देंगे। जैसे होता है ना, वो पंजाब के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ करेक्टर्स होते थे जिन्होंने ईंट हाथ में उठाई होती थी और जाली खून लगाया होता था, कपड़े फाड़े होते थे और सड़कों के ऊपर फिर रहे होते थे और कह रहे मैं अपनी ईंट अपने सर में मार लूंगा। अगर आपको याद हो, इनको बहरूपिया कहते थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग जो हैं वो बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं। जो सेंसिबल लोग हैं ना, जिसके अंदर असद कैसर साहब भी हैं, कुछ सम एक्सटेंड सलमान अकरम राजा साहब भी हैं, फिर ये गौहर खान साहब भी हैं, और सबसे ज्यादा जो मुझे बंदा पसंद है अली मोहम्मद खान। ये सेंसिबल लोग हैं। और सेंसिबल लोग जो है उनको हमेशा कॉर्नर कर दिया जाता है कि तू पिछाट, तू उधर जाके खड़ा हो जा, तू अकल की बात कर रहा है यार पार्टी के अंदर होके, और पाकिस्तान की बात कर रहा है कि इसको आगे चलना चाहिए। क्योंकि अब ये देखे पीटीआई जो है ना, ये देखे पीटीआई, ये बेसिकली प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बन चुका है। और प्रेस ट्रस्ट इंडिया अगर जैसे पाकिस्तान के अंदर एपीपी है ना, सेम इसी तरह इंडिया के अंदर भी है प्रेस ट्रस्ट इंडिया। ये जो एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी थी जो इंडियन गवर्नमेंट की थी और अभी भी है, और वो खबरें फीड करती है सारे इदारों को, जैसे जैसे एपीपी है। तो पीटीआई जो है ना, जब से ये इन्होंने इंडिया जाना शुरू कर दिया तो ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बन गए। और वहां पे जाके इन्होंने अब इंडिया के अंदर, अब देखो ना, ये जब आज पता चला कि इमरान खान साहब हयात हैं और उनकी बहन ने कंफर्म कर दिया कि बिल्कुल ठीक ठाक सेहतमंद है, बस उनको थोड़ा सा ज़हनी तौर पर डिप्रेशन है, टेंशन है। वो कहते हैं मुझे बाहर नहीं निकाला जा रहा, मुझे तन्हाई में रखा गया है और बड़ी ज्यादती है और एक ही बंदा उसका जिम्मेदार है। तो उसके अलावा वो बिल्कुल ठीक ठाक है, सेहतमंद है। तो इंडिया के अंदर तो साफे मातम बिछ गई, क्योंकि उन सब ने तो मार दिया था इमरान खान साहब को कि वो जिंदा ही नहीं है, चले गए दुनिया से, वो है ही नहीं है और उनको छुपाया जा रहा है। और बल्कि ये तक फैसला इंडियन प्रेस कर रहा था कि इनका जो मिज़ार है वो लाहौर में होगा या इस्लामाबाद के अंदर होगा। तो अब वहाँ पे उनको बड़ी तकलीफ है कि ये जिंदा कैसे निकला इमरान खान साहब, जबकि उनकी स्कीम में था ही नहीं कि इमरान खान साहब जिंदा निकलेंगे। तो अब डॉक्टर उज़मा साहिबा जो है उनकी तरफ से जब ये ऐलान किया गया तो उसके बाद ज़ाहिर खासी परेशानी होगी। तो बहरहाल अब ये सारा मामला जो था ना, ये बैरिस्टर गौहर साहब ने डील की गवर्नमेंट के साथ और फिर मामलात एक सर्टन लेवल पे लाके इस सारे इशू को सॉल्व किया, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब तो जलगार करना चाहते थे। अब ये जो राब्ता था ये अयाज सादिक साहब और वज़ीर दाखिला का इनके साथ था, गौहर खान साहब का। और इसमें सारा जो मेन किरदार है, जो अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, अयाज सादिक साहब कर रहे हैं। वो मामलात को कंट्रोल करें। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ना, ये अयाज सादिक साहब से बहुत मुतमईन है। आप देख लें, अयाज सादिक साहब के खिलाफ कभी वो बात नहीं करते, क्योंकि वो राब्ते में है और इनका जो हक है वो अयाज सादिक साहब प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं उनको। तो बहरहाल ये बैरिस्टर गौहर साहब का कमाल है और उन्होंने अच्छा किया है, बजाय इसके कि तसादम की तरफ जाते और पार्टी को मजीद नुकसान होता, पाकिस्तान को भी नुकसान होता और ये जो इकॉनमी है वो डीरेल होती। तो उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। अब इसके अंदर फैसला ये हुआ है कि एक जो सुहेल अफरीदी साहब वो नहीं आएंगे यहाँ पे, तो सुहेल अफरीदी साहब आज नहीं आए। दूसरा ये फैसला हुआ है कि आइंदा भी सुहेल अफरीदी साहब से नहीं करेंगे कि मैंने इमरान खान साहब से मिलना है, ये चैप्टर क्लोज है, उनको हम नहीं मिलने देंगे। और इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मान गई, राजी होगी। और ये भी फैसला हुआ कि जब सुहेल अफरीदी साहब का नाम आएगा लिस्ट में, उस दिन कोई बंदा नहीं मिल सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुलाकात हो तो फिर सुहेल अफरीदी साहब का नाम उस फहरिस्त में शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो अगर मिलना चाहते हो तो अलग दरख्वास्त कर दें, किसी वक्त अगर मुनासिब समझा गया तो उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि आप अपनी लिस्ट में उनका नाम डाल दिया करें। उसके बाद फिर बैरिस्टर गौहर साहब से कहा गया कि आप जाके मिलने इमरान खान साहब से,
तो उन्होंने कहा मैं नहीं मिलूंगा, उनकी बहनें ही मिलेंगी। तो बैरिस्टर गौर साहब जरा घबरा गए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब ये जाते तो अपने इनके ट्रोलर्स जो है उन्होंने इनके कपड़े फाड़ते रहते हैं। उन्होंने देखा ये गद्दार हो गया, मिल गया दूसरी पार्टी के साथ, ये कौन है जो जाने वाला। अब जब बहनें उनकी मुलाकात हुई है तो फिर ये इनकी इज्जत बच गई है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अनकरीब जा रहे हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए। ठीक है, और ये उनको राजी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये वहाँ पे जाएंगे तो इमरान खान साहब से बेसिक करवा के आएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब खुश नहीं है इनसे। और एक खबर चल रही थी एक तैयब बलोच साहब के रेफरेंस से कि जनाब उन्होंने कहा कि इनसाइड स्टोरी है कि इमरान खान साहब ने कहा मेरी मकबूलियत बहुत कम हो रही है, उन्होंने अपनी बहन से शिकवा किया क्योंकि मेरी पार्टी कुछ नहीं कर रही। अब जिस वक्त गौर खान साहब अंदर जाएंगे तो मुझे लगता है इमरान खान साहब ने जूता उठा लेना, उन्होंने कहा कि मेरी मकबूलियत क्यों कम हो रही है तुम लोगों की वजह से, ना यहाँ पे एहतजाज हो रहा है, ना मैं बाहर आ रहा हूँ, ना पार्टी कुछ कर रही है, तो तुम लोग कर क्या रहे हो। इसी में चौधरी साहब एक और चीज़ भी है, ये आपने जैसे ट्रोलर्स की बात की है, तो बहुत सारे पीटीआई के जो यूट्यूबर्स हैं और पीटीआई के बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं या उनके जो हमायती हैं, उनके मैसेजेस बिल्कुल एक जैसे होते हैं, क्या चक्कर? हाँ, ये मैं कल देख रहा था, रात के वक्त ये चल रहा था, उसमें बाकायदा स्क्रीनशॉट है, आप दिखा भी दें बल्कि ज़्यादा बेहतर है स्क्रीनशॉट, जिसके अंदर कुछ जर्नलिस्ट हमारे दोस्त भी हैं, वो किसी ने एनालिसिस करके बताया कि देखो ये लफ्ज़ तक एक ही जैसे हैं इनके, वो भी चलें, कम से कम अल्फाज ही तब्दील कर लें, कोई क्रेडिबिलिटी तो मीडिया की रहनी चाहिए। ये वैसे इस टाइप की जो लोग हैं ना, जो ये जो एनालिसिस करने वाले लोग, ये भी बड़े शैतान है वैसे, पूरी चीज़ें इकट्ठी करके ना सारी, कोई चीज़ खुफिया नहीं रहती, छुपती नहीं है। ठीक है, ऐसा लगता है वेले बैठे हुए, इनका काम ही है कि जो मिल जाए उसको सीधा करके ना बयान करते हैं। अब देखो ये मैं खुद देखे तो हंसी मेरी भी निकल गई, यार देखो कितनी मेहनत की इस बंदे ने। अब एक स्पेशल वर्ड था इमरान खान गुस्से में, सब ने ये लिखा हुआ है इमरान खान गुस्से में। यार वो इमरान खान गुस्से के अलावा क्या कर सकता है इस वक्त बेचारा, मुझे तो मजलूम लगता है यार, बल्कि ये कहना चाहिए इमरान खान मजलूमियत में। अच्छा मुझे बता, वैसे बीजेपी और पीटीआई, यार नहीं ऐसा ना क्या इंडिया के साथ में प्लीज। मैंने तो बात ही कुछ नहीं की नहीं थी। मुझे पता नहीं क्या बात करोगे आप। मैंने सिर्फ ये पूछना है इन दोनों पार्टियों में फर्क क्या क्या है, टोटली डिफरेंट है, मैंने कब कहा, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे। यार नहीं, इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करना। देखो बात ये है कि ये पीटीआई पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, उनसे नजरियाती इख्तिलाफ हमारा अपना, ये अपने घर की लड़ाई है, लड़ेंगे हम, लेकिन ये कहना कि ये एक मुल्क दुश्मन है या इंडिया के साथ मिले हुए हैं या बीजेपी जैसे हैं, ये ज्यादती है। जो इस वक्त पार्टी को ड्राइव कर रहे हैं पीटीआई वाले, पूरी पूरी कंपेनियां उठा के इंडियन मीडिया के ऊपर ले जा रहे हैं, बीजेपी में इंडिया पे ले जा रहे देखो यार, सोहेल अफरीदी साहब हैं या नूरीन न्याजी साहब हैं, वो सारी अपनी जगह पे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अपनी जगह हाँ जी। पे, लेकिन इसी पार्टी में गौहर खान भी है और टू सम एक्सटेंड सुलेमान अकरम राजा साहब भी हैं, सुनता असद कैसर साहब भी हैं, अली मोहम्मद खान भी हैं, कुछ और लोग भी हैं जो सेंसिबल वॉइसेस हैं, वो भी तो है ना, वो भी इसी पार्टी का हिस्सा। इन्हें सुना जाता है इनकी पार्टी में? ज्यादा नहीं। मुझे लगता है जो मौजूदा पार्टी ड्राइव हो रही है ना, जो पीटीआई को मौजूदा कुव्वतें ड्राइव कर रही हैं, ये इन लोगों से हटके जिन्होंने ड्राइव कोई नहीं कर रहा है, ऑटो पे चल रही है हाँ, पार्टी। मुझे ये लगता है कि अब इस वक्त बीजेपी और पीटीआई में ना सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है, सीरियसली पाकिस्तान के वाले से बात अच्छा कर रहा चलो। हूं। अच्छा चलें, अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी। पीटीआई के वो कहते हैं ना, जब आप हुकूमत में होते हैं तो गाड़ियां पुलिस की आगे चल रही होती हैं, और जब हुकूमत में नहीं होते तो पुलिस की गाड़ियां पीछे चल रही होती हैं, आप आगे आगे भाग रहे होते ऐसा जो वही होता है। हैं। सच सेम होता है, सही बात है। एक मरतबा सलूट कर रहा होता है, दूसरी मरतबा हथकड़ी लेके कर रहा होता है कि इधर क्या उधर। तो पीटीआई के साथ यही हालात हैं, जरा बताइए कितने लोग इश्तिहारी करार दे दिए गए? अब 18 नए लोग इश्तिहारी करार दिए गए हैं 9 मई के केस में, और इसके अंदर उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब है, सरताज गुल साहिबा हैं, कमल शोजफ साहिबा है और शेख राशिद शफीक साहब हैं, और इससे बाकी जो लोग हैं वो इतने नोटेबल नहीं हैं, वो भी नोटेबल हैं लेकिन इतने मतलब ये पब्लिकली ये जरा प्रोमिनेंट है। और क्योंकि ये अदालत के अंदर पेश नहीं हो रहे और बहादुर लोग हैं, छुप के बैठे हुए हैं, और छुप के भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठे हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के जो वसाइल हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं। और उमर अयूब साहब तो बड़े बहादुर आदमी हैं, इतने बहादुर आदमी हैं कि वहाँ से निकल ही नहीं रहे। शिबली फराज साहब भी और सरताज गुल साहिबा भी, ये सब लोग इनकी गुफ्तगू सुन लें आप, लेकिन जहाँ पे इन्हें थोड़ा सा भी खतरा होना कि हम गिरफ्तार हो सकते हैं या हाँ यहाँ में ठंड लग सकती है, तो वहाँ से ये गायब हो जाता है। अच्छा अब नेक्स्ट बताइएगा चौधरी साहब, मुझे ये कि चाइना के हवाले से खबर आई जी, एक बड़ी जबरदस्त खबर है, आपको ये बताते हैं कि आपने इंसानों की आर्मी तो देखी होगी, लीथल आर्मी देखी होगी, कमांडोज देखे होंगे, लेकिन आपने ऐसी फोर्स नहीं देखी होगी जो महसूस नहीं करती, सिर्फ मारती है। और इसी तरह का कुछ काम हो रहा है इंडिया के साथ, हो रहा है चाइना के बॉर्डर पे। ये बॉर्डर कौन सा है ये भी आपको बताएंगे। और तरा निकल गया है जी इंडियन फोर्सेज का, बाकायदा उनकी अब वीडियोज आई हैं जिसपे आवाजें आ रही हैं कि ये हम पे तैनात यहाँ पे कर दिए गए हैं। ये डिटेल से बताते हैं कि स्टोरी है क्या। अब रोबोटिक एक रेजिमेंट बनाई गई है चाइना की तरफ से, जो रोबोट्स